बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई नो फर्स्ट वीडियो के बाद आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं सेकंड वीडियो के लिए। असल में मैं बिज़ी था काफ़ी, तो वीडियो के लिए कुछ थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये उम्मीद है कि ये एक ही वीडियो होगी। कोशिश करूँगा कि इसी में कंप्लीट कर दूँ। अगर ना हो सके तो फिर रात को देखूँ, अगर वीडियो अगले चैप्टर्स की बन सकी तो ठीक है, वरना इंपॉर्टेंट वैसे टॉपिक्स आपको बता दूँगा। तो पहले 4 के बाद नेक्स्ट 5वां भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस के लिहाज से है, तो इसलिए इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो सेल साइकिल में दो फेजेस में ये सेल साइकिल कंप्लीट होता है, एक इंटरफेस और एक माइटोसिस। इंटरफेस की जो है वो ज़्यादा डिटेल भी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए इंटरफेस यानी सेल ज़्यादातर इंटरफेस में ही होता है। अब इसमें जो फेजेस हैं वो ये 3 फेजेस हैं, एक G1 फेज़ है, एक S फेज़ है और एक G2 फेज़ है। G1 फेज़ के अंदर क्या होता है? G1 फेज़ के अंदर बेसिकली सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और वो प्रोटीन्स जो DNA की रिप्लिकेशन के लिए चाहिए होते हैं और सेल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं इसमें। इसके अलावा सेल ग्रो कर रहा होता है इस फेज़ के अंदर, यानी सेल के साथ साथ ग्रोथ भी हो रही होती है, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और ऑर्गेनल्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इसी तरह आपने बेसिक पॉइंट्स इसके जहन में बिठा लेने। इसके बाद आता है जी एस फेज़। एस फेज़ के अंदर क्या होता है? इसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अगेन DNA की रेप्लिकेशन हो रही होती है इसमें, यानी जो DNA पिछले फेज़ में था वो अब रेप्लिकेट हो रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्रोमोसोम जो है उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिन्स इसी फेज़ के अंदर बन रहे होते हैं। और इसके बाद आता है G2 फेज़। पहले G1 फिर S और फिर G2 फेज़ होता है। अच्छा, अब G2 फेज़ में क्या हो रहा है कि जो अगला माइटोसिस का प्रोसेस है उसके लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस, वो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, G2 फेज़ के अंदर हो रहे होते हैं। इस G2 फेज़ के अंदर यानी तैयार हो रहा होता है सेल अगले फेज़ के लिए, यानी माइटोसिस के लिए तैयार हो रहा होता है सेल, यानी इसके अंदर अगले फेज़ की बेसिकली तैयारी ही होगी। अब अगला फेज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी और वैसे सेल के डिवीजन के लिहाज से भी, वो है माइटोसिस। अब माइटोसिस में फिर क्या क्या इवेंट्स होंगे? माइटोसिस पहली बात है, होता कब है माइटोसिस? याद रखें, माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ना, वो दे अंडरगो माइटोसिस। जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं दे अंडरगो मियोसिस। तो सोमैटिक सेल्स दे अंडरगो माइटोसिस, और इसमें फिर 2 बेसिक स्टेप्स होते हैं, 2 बेसिक फेजेस होते हैं, एक क्रायोकिनेसिस और एक साइटोकिनेसिस होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगेन इसमें ये क्रायोकिनेसिस का ही है, इसलिए इसको फिर डिटेल में हम देखेंगे। क्रायोकिनेसिस में ये 4 बेसिक फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। अब इसमें देखिए जो इवेंट्स होंगे ना, अगर आप एक दफ़ा याद कर लें, यही आगे इवेंट्स चलेंगे। मियोसिस के अंदर भी यही ऑलमोस्ट इवेंट्स चल रहे होंगे, प्रोफेज के ही इवेंट्स चल रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा होता है प्रोफेज के अंदर? तो जहाँ भी आपको ये प्रोफेज नजर आएगा उसमें एक सेंटेंस ज़रूर लिखना है, एक काम ज़रूर होगा। क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हो रही होती है प्रोफेज के अंदर। क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो वो विजिबल होना शुरू हो जाता है इस फेज़ के अंदर, और न्यूक्लियर एनवेलप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है न्यूक्लियर एनवेलप। और फिर इसके अलावा आप लिख सकते हैं सेंट्रियोल की सेपरेशन भी हो रही होती है और स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो रही होती है। ये भी 7 पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है सेंट्रोसोम के साथ, और मेटाफेज प्लेट जो है वो उसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, यानी स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा सेंट्रोसोम के साथ, और साथ ही आप लिख देंगे कि मेटाफेज प्लेट भी विजिबल हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे ऑपोजिट पोल्स पर जाना, और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ एनाफेज वो ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच भी जाएंगे। फिर आ जाता है जी टेलोफेज। जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और क्रोमोसोम्स अनकॉइल होके और क्रोमेटिन फाइबर बना देते हैं। ये 4 फेजेस हैं क्रायोकिनेसिस के। और अभी आप आगे देखेंगे कि मियोसिस के अंदर भी
यही फेजेस होंगे, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, यानी ऑलमोस्ट यही वहाँ पर भी इवेंट्स हो रहे होंगे। आगे देखेंगे आप। उसके बाद इसमें साइटोकिनेसिस भी होता है। साइटोकिनेसिस इसको भी मैंने डिटेल से इसमें नहीं लिखा, लेकिन उसको एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लीजिएगा। साइटोकिनेसिस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है मियोसिस, जो जैसे मैंने पहले बताया, जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो दे अंडरगो मियोसिस। अब मियोसिस में क्या हो रहा होता है, देखें मियोसिस में भी दो मियोसिस के फेजेस होते हैं, एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2 होता है। अब मियोसिस 1 के अंदर अगेन 4 सब फेजेस होते हैं। उसी तरह प्रोफेज 1 यानी अब 1 से साथ लगाते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और फिर टेलोफेज 1। तो वही 4 जो भी आपने माइटोसिस में पढ़े थे यहाँ पर भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें याद रख लें कि क्या होंगे, यानी प्रोफेज 1 में क्या होगा और फिर आगे मेटाफेज 1 में क्या होगा। तो देखें प्रोफेज 1 में क्रोमेटिन की कंडेंसेशन अगेन शुरू हो जाएगी। प्रोफेज 1 के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस होगा, और यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो डिफरेंस है इसका माइटोसिस से, वो ये है कि यहाँ होमोलोगस पेयरिंग शुरू हो जाएगी, इसको सिनेप्सिस भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर का, इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होगी इसी फेज़ के अंदर। इसके बाद आएगा मेटाफेज 1। इसमें वो जो पेयर्स बने हैं क्रोमोसोम के, होमोलोगस पेयर्स बने, होमोलोगस पेयर्स में दे अलाइन एट मेटाफेज प्लेट, और स्पिंडल फाइबर जब वो कैनेटोकोर्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है जी एनाफेज 1। अगेन एनाफेज 1 में जो होमोलोगस पेयर्स हैं वो सेपरेट होते हैं और फिर वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ पहुंचना शुरू होते हैं, और एट द एंड ऑफ एनाफेज 1 पहुंच जाते हैं। और फिर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी साथ लिख दीजिएगा बेशक। उसके बाद टेलोफेज 1, इसमें एंड में जो न्यूक्लियर एनवेलप है दोबारा रिफॉर्म होना शुरू हो जाती है। प्रोफेज 1 में वो न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेकडाउन होती है, और टेलोफेज में आके वो वापस दोबारा से रिफॉर्म होना शुरू हो जाती है, और फिर क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग भी हो जाती है। तो ये इवेंट्स होते हैं जी मियोसिस 1 के अंदर सारे। अब इसी के साथ आगे मियोसिस 2 भी है। तो मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, उसी तरह के 4 प्रोफेज 2, फिर उसके बाद मेटाफेज 2, फिर उसके बाद एनाफेज 2, और फिर उसके बाद टेलोफेज 2 होते हैं। तो देखिए प्रोफेज 2 में जो क्रोमेटिन है अब वो उसकी कंडेंसेशन होगी, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होगा। मेटाफेज 2 में डिफरेंस क्या होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर, और एनाफेज में वो सेपरेट हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, और फिर टेलोफेज में जाके दोबारा से उसी तरह न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म होती है और क्रोमोसोम्स है वो अनकॉइल हो जाते हैं। तो ये मियोसिस के इवेंट्स हैं। अगेन यही हेडिंग्स भी सिर्फ आप याद कर लें, दोहरा लें और इनको आप लिख दें, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा मियोसिस का। अच्छा जी, उसके बाद अगेन चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले एंजाइम और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे, 3 फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं 2, और एक उसमें से केमिकल फैक्टर है। यानी टेम्परेचर फिजिकल फैक्टर है, पीएच फिजिकल फैक्टर है, और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये केमिकल फैक्टर है। तो टेम्परेचर जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर जो एंजाइम की रेंज है वो तकरीबन 25 से 40 के दरमियान होती है, उस रेंज के अंदर जो है वो बेस्ट काम करता है एंजाइम कोई भी। और पीएच जो है उसकी अगेन एक ऑप्टिमल पीएच की रेंज होती है, और एंजाइम्स की ऑप्टिमल पीएच रेंज के अंदर अगर होगा कोई एंजाइम अपनी स्पेसिफिक, तो इट वर्क्स बेस्ट, उसकी एक्टिविटी बेस्ट होगी। और इसके बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इसी तरह इंक्रीज़ अगर कर देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इफ़ यू इंक्रीज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ये आप डिटेल में बुक में पढ़ सकते हैं, इसको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आपने, ये पूरे मॉडल्स जो है वो आपने करने हैं। एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इन दोनों में से एक पेपर में अक्सर ज़रूर आता है। लॉक एंड की मॉडल में मॉडल ये हम पेश करते हैं कि सबस्ट्रेट जो है इट एक्ट्स एज अ की, और ये प्रिसाइसली फिट होता है इनटू एन एंजाइम जिसको हम लॉक बोलते हैं। और जो एंजाइम हम ये कहते हैं कि इट हैज़ अ यूनिक कॉम्प्लीमेंट्री शेप। सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट अगर की है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो एंजाइम होता है, और जैसी की है वैसी ही शेप होती है एंजाइम की। तो इसमें दोनों की शेप्स चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं
और इसलिए एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो है उनकी शेप्स बिल्कुल मैच कर जाती हैं। और एंजाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ बाइंड करता है किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, यानी आप ताला कोई भी खोलेंगे तो एक स्पेसिफिक चाबी से ही खुलेगा ना। तो इसी तरह यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हर एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच नहीं हो जाता, बाइंड नहीं हो जाता। और जो बाइंडिंग साइट है वो यहाँ पर फिट होती है और बाइंडिंग साइड लूज़ नहीं होती। और एक्टिव साइड भी बोलते हैं उसको। एक्टिव साइड जो है वो जहाँ पर दोनों बाइंड होते हैं आकर। उसके बाद दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इससे बेहतर समझा जाता है मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में भी कहते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है और डायनामिक है, और सबस्ट्रेट जो है वो उसकी बाइंडिंग जो है उसमें उसकी बाइंडिंग की वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती हैं एंजाइम के अंदर। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है डायनामिक इंटरेक्शंस दोनों की जब होती है उसकी वजह से। तो इसकी भी अगेन आपने डिटेल ज़रूर पढ़नी है दोनों मॉडल्स की। इसके बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7। ये 6 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी ये जिस तरह चैप्टर नंबर मैंने आपको 4 और 5 बताया तो 7 समझ लें तकरीबन इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने वो स्टार्ट के चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे। और रीज़न यही है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब ये छोड़ कोई भी नहीं सकते इसमें से टॉपिक, तकरीबन आपको सारे ही करने पड़ेंगे इसमें से भी। सबसे पहला है स्ट्रक्चर एटीपी का। एटीपी का स्ट्रक्चर आपने डायग्राम के साथ करना है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए आपको दे दी जाती है, तो बहुत आसान सी इसकी डायग्राम है। और स्ट्रक्चर में पढ़ ही लेंगे आपके इसके स्ट्रक्चर में 5 कार्बन शुगर है, उसको राइबोस बोलते हैं। देन देयर इज़ अ डबल रिंग मॉलिक्यूल एडेनाइन जिसको बोलते हैं। देन देयर इज़ अ 3 फॉस्फेट ग्रुप PO4 जो है वो लिंकेज भी होता है साथ, जो कि ट्राईफॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक्ड है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटीपी के बाद इसकी वर्किंग भी साथ लिखी हुई है नीचे कि काम कैसे करता है, इसका एक्टिव साइट कौन सी और कैसे ये एनर्जी रिलीज़ करने में वो इसका स्ट्रक्चर इसको हेल्प करता है, वो ज़रूर साथ पढ़ना है। फिर फोटोसिंथेसिस, एक पेपर में मैंने देखा है आपके पास्ट पेपर्स में फोटोसिंथेसिस की सिर्फ इक्वेशन राइट करें, बैलेंस्ड इक्वेशन, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आई हुई है, तो इक्वेशन ज़रूर करनी, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया साथ। नेक्स्ट है रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। क्या दोनों मतलब फोटोसिंथेसिस में दोनों का क्या रोल है, बुक में ये भी डिटेल से लिखा हुआ है। सारी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके वो आपने ध्यान में रख लेने हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर करना है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस और विद अ फ्लो चार्ट। ये भी फर्स्ट एनुअल में क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट भी हो सकता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस के सिर्फ फ्लो चार्ट या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस विद अ फ्लो चार्ट, दोनों बातें दोनों तरह आ सकता है, तो ये ज़रूर आपने तैयार करना है। उसके बाद एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों टाइप्स की रेस्पिरेशन के नीचे फिर एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। दोनों एग्जांपल्स हैं, एक है आई थिंक इसकी ग्लूकोज की है फर्मेंटेशन, नहीं ग्लूकोज की कह रहा हूँ, और फर्मेंटेशन है एल्कोहल की, और एक लैक्टिक एसिड की है। ये दोनों फर्मेंटेशंस हैं, नीचे इक्वेशन की एक एक लिखी हुई है दोनों की, वो साथ आपने इक्वेशन भी याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट कौन सा है जी टॉपिक, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये है और हाँ, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ना, उसमें आपने जो इसकी लाइट डिपेंडेंट में जो डिटेल है ना, वो फोटोस्टेम 1 और फोटोस्टेम 2 वाली वो ज़रूर करनी है, फोटोस्टेम 1 फोटोस्टेम 2 की, यानी कि उसमें बहुत आसान है। फोटोस्टेम 2 से स्टार्ट होता है, क्लोरोफिल जो है वो लाइट अब्जॉर्ब करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज उसमें होते हैं, और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी के सिंथेसिस के लिए, और NADP प्लस की NADPH में रिडक्शन हो जाती है इसी प्रोसेस के दौरान, वो डिटेल ज़रूर साथ पढ़नी है। और फिर ये एंड में है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये मैकेनिज़्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हैं। इस तीसरा भी है, 2 मैंने सिर्फ मेंशन किए हैं क्योंकि अलग से इनके क्वेश्चंस आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को एक्सप्लेन करना है और आपने क्रेब्स साइकिल पूरा एक्सप्लेन करना है, इसके अलग से क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के भी हो गए, लेकिन ये याद रखिएगा इस चैप्टर में तकरीबन सारे ही टॉपिक हैं चैप्टर 4 की तरह जो आपको करने चाहिए। इस स्पेसिफिक 7वें चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इसके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आई थिंक अभी ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं।
ताकि इसको जल्दी अपलोड कर दूँ। आप लोग जो देखना चाह रहे हैं ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो आप लोग देख लें। तो मुझे अगर कोई टाइम मिलता है, अभी तो मैं अभी नहीं अपलोड कर सकूँगा क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है। तो अगर आई गेट फ्री शाम को तो मैं इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स की भी अपलोड कर दूँगा, वरना वैसे आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उसके बता दूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टुमारोज पेपर। और हाँ, कंप्यूटर वाले सॉरी बिल्कुल टाइम नहीं है, उनके लिए वीडियो नहीं बना सकूँगा। उनके लिए पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो अगर उन टॉपिक्स को ही वो देख लें, बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें से पेपर आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।